हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी केवीएस पीआरटी की तैयारी की हिंदी क्लास में मैं कपिल शांडिला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जो क्लास है पहली क्लास है और इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें करेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज हम शुरू करेंगे। आज ये हिंदी की पहली क्लास है और इसी वजह से आज हम हिंदी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और उसके बाद टॉपिक वाइज फिर हम आपको जो जो टॉपिक सिलेबस में है उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। ये सारे टॉपिक आपको केवीएस पीआरटी के कोर्स में हमने पहले करवा दिए हैं। एक दो टॉपिक है उसकी क्लास आ जाएगी। तो आप सभी जो भी हमारे केवीएस पीआरटी के कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑलरेडी हिंदी की जो कंटेंट की क्लासेज हैं, जो सिलेबस की क्लासेज है वो कंप्लीट हो रखी है, उनकी प्रैक्टिस आपको यहाँ करवाएंगे। ठीक है। बाकी जो बच्चे यूट्यूब के माध्यम से हमसे पढ़ना चाहते हैं तो वो यहाँ पर जो प्रैक्टिस क्लासेज है उनको फॉलो करें और उनको बार बार रिवाइज करें, उनकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन आप अगर कंटेंट करना चाहते हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? हिंदी भाषा जो है उनको फैमिलीज परिवार के अंदर डिवाइड किया हुआ है, बहुत भाषाओं को, पूरे वर्ल्ड की भाषाओं को। तो हिंदी भाषा कौन से परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? देखिए, जो ये भारोपीय भाषा है इसे भारत यूरोपीय भाषा भी कहा जाता है। भारत यूरोपीय भाषा। तो जो हिंदी भाषा है असल में वो भारोपीय परिवार से है। द्रविड़ भाषा में साउथ इंडिया की लैंग्वेजेज हैं। ठीक है, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सारी की सारी द्रविड़ भाषा की है। ठीक है। अब जैसे राष्ट्रगान भी बोलते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल। तो कर्नाटक से लेकर मलयालम भाषा जो कि केरल में है, तमिलनाडु में तमिल भाषा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ये सारी द्रविड़ भाषा की। ऑस्ट्रिक जो भाषा है ये आदिवासी क्षेत्रों की भाषाएं हैं। जैसे संथाली जो भाषा है वो संथाल जनजाति की भाषा है। चीनी तिब्बती जो भाषा है ये जो भारत का चाइना से लगता हुआ बॉर्डर है उस जगह के एरिया में जो भाषा बोली जाती है वह चीन तिब्बती परिवार हो गया। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे हो गया भारोपीय भाषा। ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि देखिए, हिंदी आर्य भाषा जो कि भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं वो उनको हिंदी आर्य भाषा भी कहते हैं, इंडो आर्यन भाषाएं भी कहते हैं। ठीक है। भारतीय यूरोपीय भाषाओं में बाकी भाषाएं भी हैं, यूरोप की भाषाएं भी हैं। और उसके उसी का एक पार्ट है जिसमें इंडो आर्यन भाषा के रूप में हम बहुत सारी भाषाएं पढ़ते हैं, जैसे पाली, प्राकृत, मारवाड़ी, अपभ्रंश, हिंदू, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, कश्मीरी जो नॉर्थ इंडिया की है, और जो हिंदी बेल्ट की जो भाषाएं हैं, मैथिली, भोजपुरी, नेपाली, मराठी। मराठी भी ध्यान रखिए, ये भी हिंदी आर्यन भाषा है, देवनागरी लिपि है इसकी, ये ध्यान रखिए मराठी। जबकि गुजराती की देवनागरी लिपि नहीं है। डोगरी, कुरमाली, नागपुरी, कोंकणी, गुजराती, गुजराती भी इसमें दिया है लेकिन ये लिपि के लिए मैंने बात की थी अभी। बंगाली, ओडिया, असमिया, ये सारी हिंदी आर्यन भाषाएं कही जाती हैं। और द्रविड़ भाषाएं कौन सी है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तुलु, ये गोंडी और कुड़ुख, ये भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं कही जाती हैं। इसके अलावा दो भाषा परिवार और भी पढ़ते हैं हम। एक है ऑस्ट्रो या ऑस्ट्रिक एशियाई भाषा, दूसरी है तिब्बत बर्मी भाषा। जो जनजातियों की भाषा है, जैसे संथाल जनजाति है, हो जनजाति है, मुंडा जनजाति है, खासी जनजाति है, इन सभी की जो भाषाएं हैं वो इसमें काउंट करते हैं। और इसके बाद चाइना से लगते हुए जो हमारा बॉर्डर है वहाँ की भाषाओं को तिब्बती वर्मी भाषा कहा जाता है, जैसे कि नेपाली भाषा, मणिपुरी, खासी, मिजो। ठीक है। महार, नागा, ये जो जितनी भाषाएं हैं ये यहीं पर होती हैं। ठीक है। इस तरीके से डिवीजन किया गया है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम इसको पढ़ के देखें तो हम उसको आंसर इस हिसाब से देंगे। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वो है हिंदी भाषा। ठीक है। हिंदी भाषा हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद ये क्लास आपको रिकॉर्डेड दी जा रही है। ठीक है। क्योंकि सभी क्लासेस टाइम कंजेशन की वजह से लाइव नहीं दी जा पाती, तो हम आपकी क्लासेस प्रैक्टिस करवाते रहें, कंटिन्यूटी बनी रहे क्लासेस में, इसलिए रिकॉर्डेड क्लासेस है। तो आप इनके आंसर अपने आप को टेस्ट कीजिए। ठीक है। टेस्ट कीजिए और जितने फैक्ट आपको पता है चैट बॉक्स में लिखते रहिए। चैट बॉक्स को एक अच्छा स्टडी का प्लेस बनाइए। उस चैट बॉक्स में आप अपने फैक्ट लिखेंगे, बाकी बच्चे भी फैक्ट लिखें, एक दूसरे
को, एनर्जी को, एक दूसरे के फैक्ट को एनहेंस करेंगे, नॉलेज को एनहेंस करेंगे। रिकॉर्डेड क्लासेज है, आप इसको फास्ट स्पीड में देखना चाहिए, फास्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। और अपने आंसर लिखते रहिए। लाइव क्लास में आप दूसरे बच्चों से जो अपने आंसर मैच करके अपनी तैयारी का जायजा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, देन दिस इज राइट आंसर, तमिल भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। उर्दू जो भाषा है, ठीक है, ये मुगल काल में भारत में पनपी थी, ठीक है। इसकी लिपि जो है वो फारसी लिपि है। वन बाय वन कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हम बात करेंगे इस पे। देखिए, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, ठीक है। अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, या वैदिक संस्कृत से। तो अगर डायरेक्ट पूछा गया है ये और चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारा नियर बाय जो आंसर होगा वो ये होगा, अपभ्रंश से, ठीक है। अपभ्रंश भाषा से हिंदी, जो आज की मानक भाषा जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता है, जिस भाषा के अंदर जिस वर्ड को यूज करके मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, इसे मानक भाषा कहा जाता है, मानक हिंदी भाषा, ठीक है। इस मानक हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश का जन्म जो है वो प्राकृत से हुआ है, प्राकृत का जन्म पाली से हुआ है, पाली का लौकिक संस्कृत से, और लौकिक संस्कृत का वैदिक संस्कृत से। तो ऐसे डायरेक्टली अगर पूछा जाए तो अपभ्रंश हमारा आंसर होगा। एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से भारत की भाषाओं को जो है वो बांटा गया है और किस तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए, हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है, अभी हमने बताया था। उसके बाद जो भारोपीय परिवार है, इसको दो परिवारों में बांटा गया है। एक भारतीय ईरानी भाषा, इसे भारतीय आर्य भाषा भी कहा जाता है, इंडो आर्यन भाषा, और एक यूरोपीय शाखा, यहाँ पर यूरोप की लैंग्वेजेज है, ठीक है। उसके बाद जो भारत की आर्य भाषाएं हैं, इंडो आर्यन भाषाएं, जो कि नॉर्थ भारत में ज़्यादातर बोली जाती है, इन भाषाओं को भी समय के हिसाब से तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहला पार्ट है ये वाला, यानी कि प्राचीन आर्य भाषा, जो कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है, यानी कि हिंदी से पहले जो भाषाएं हमारे प्राचीन समय में बोली जाती रही है, उन भाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईस्वी पूर्व, जब वैदिक काल शुरू हुआ, ऋग्वैदिक काल, और 500 ईस्वी तक चला, जब महाजनपद काल आ गया। तो ये वैदिक संस्कृत शुरुआत में थी, बाद में लौकिक संस्कृत का जन्म हुआ। ये प्राचीन रूप है, ठीक है। आर्य भाषा की कुछ भाषाएं यहाँ पर देखने को मिली। अब जो उससे आगे बढ़े, तो उससे आगे बढ़ने पर हमें मध्यकाल में कुछ भाषाएं दिखाई देती है, ठीक है। मध्यकाल में ये भाषाएं पनपी। मध्यकाल प्राचीन, ये मध्यकाल एक्चुअली हिस्ट्री का नहीं है, ये देखिए एंशियंट ही टाइम है। वैसे तो ये 500 ईस्वी पूर्व जो मध्यकाल नहीं है, ये एंशियंट ही टाइम है। तो ये मध्यकाल जो भाषा का हो सकता है, इतिहास का नहीं। तो यहाँ पर पाली भाषा है, पाली भाषा से प्राकृत भाषा बनी। यहाँ पर ये हालांकि प्राकृतिक भाषा लिखा हुआ है, ये प्राकृतिक भाषा नहीं, ये प्राकृत भाषा है, ठीक है। पाली भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए और प्राकृत भाषा में जैन धर्म के ग्रंथ लिखे गए। ये दोनों ही भाषाएं ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। लिपि और भाषा में क्या फर्क है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद है अपभ्रंश, बाद में प्राकृत से अपभ्रंश बनी और उससे हिंदी आज की भाषा वो बनी, ठीक है। तो आधुनिक भारतीय भाषा जो 1000 ईस्वी पूर्व से पनपती हुई आई है अपभ्रंश से, उसमें सारी भोजपुरी और ये ब्रज भाषा सारी मिला के ये सब हिंदी की बोलियां हैं, और मिश्रित हिंदी इसको कहा जाता है। और जो मैं आपस में अभी बातचीत कर रहे हैं, ये मानक हिंदी है, इसे खड़ी बोली कहा जाता है। इसका आविष्कार किसने किया, इस पे भी बात करेंगे। चलिए, ये बेसिक क्लास है, क्योंकि अगर हिंदी में ये टॉपिक ना भी दिया हो तो भी ये जरूरी हो जाता है कि इस टॉपिक को करके जाया जाए, क्योंकि इससे पिछली बार भी बिना मेंशन किए हुए भी केवीएस में सवाल पूछे गए थे। और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी मेंशन है, इतना तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम। देखिए, ये उत्पत्ति हुई है, क्रमिक विकास हुआ है। पहले संस्कृत भाषा थी, संस्कृत में भी पहले वैदिक संस्कृत थी जो जिसमें वेद लिखे गए, फिर लौकिक संस्कृत जिसमें रामायण महाभारत लिखी गई, ठीक है। ये 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रही, फिर 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, ठीक है। ये पाली भाषा है। ये पाली भाषा क्या थी, संस्कृत का विकृत रूप थी, ठीक है। जिनको संस्कृत अच्छे से नहीं पढ़ने आती थी, वो सुनी सुनाई जो भाषा बोलते थे उसे पाली भाषा कहते हैं। जैसे संस्कृत में अगर प्रजा कहा गया है तो पाली में प्रजा कहा जाता था, ठीक है। ये पाली भाषा होगी। उसके बाद उससे डेवलप हुई दूसरी भाषा, एक और प्राकृत भाषा। इस पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश लिखे गए थे। उसके बाद
जन सामान्य की भाषा के रूप में बाद में बनी है प्राकृत। इसमें ज्यादातर जैन साहित्य लिखा गया है। ठीक है, बाद में अपभ्रंश भाषा, ठीक है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ये लोक भाषा के रूप में पनपी। इससे बहुत सारी लोकल भाषाएं बनी, जो कि राजस्थान की मेवाड़ी, मारवाड़ी और ये उत्तर प्रदेश की ब्रिज भाषा है, ये सभी से बनी है। फिर उसके बाद हिंदी भाषा, जो आज का आधुनिक रूप है। इसके हिंदी के भी विविध रूप आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे से देखें तो सबसे पहले अगर देखें तो ये संस्कृत भाषा, वैदिक, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से कभी कभी एक अवहट्ट नाम से भी रूप चेंज हुआ पढ़ा जाता है। और ये प्राकृत, जो आज की आधुनिक भाषा है हिंदी, वो यहाँ तक पहुंची है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अपभ्रंश जो मैंने कहा आपको कि अपभ्रंश से बहुत सारी भाषाएं पनपी है, उसी से हिंदी आज की आधुनिक निकली है। उससे कई सारी भाषाएं निकली। अपभ्रंश के कई भेद है, जैसे शोर सैनी, इसे पश्चिमी हिंदी भी कहा जाता है। राजस्थान में, गुजरात में जो भाषाएं हैं वो शोर सैनी कही जाती है। मागधी, मगध किसकी राजधानी थी? बिहार की। तो ये मागधी राजधानी बिहार, उड़िया और बांग्ला में, ठीक है, उड़ीसा और बांग्ला में ये जो है मागधी भाषाएं, आधुनिक आर्य भाषा जो इससे बनी है वो है। अर्ध मागधी, इन्हें पूर्वी हिंदी कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी हिंदी इनको कहा जाता है। खस, ये खस जनजाति है उत्तराखंड के अंदर। देखो ये गढ़वाली और कुमाऊनी, यहाँ इन पहाड़ियों पर यह भाषा बोली जाती है, इसी से निकली है। उसी तरीके से एक ब्रासड़ जो है नाम से है, हालांकि इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महाराष्ट्री भाषा जो है, वो मराठी भाषा जो है, वो अपभ्रंश के भेदों से ये भाषा है। अपभ्रंश से कई सारी भाषाएं निकली हैं, कहने का मतलब ये है। अब देखिए हिंदी की जो भाषाएं हैं, फिर से एक और क्लासिफिकेशन उपभाषाओं के रूप में मिलता है कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी में अर्धमागधी आती है, जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इससे पहली वाली स्लाइड आपको एक बार मैं दोबारा दिखाना चाहता हूँ। अर्धमागधी को यहाँ पर मैंने पूर्वी हिंदी बताया था। अब पूर्वी हिंदी के अंदर कौन सी भाषाओं को काउंट किया जाता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ इस स्लाइड के माध्यम से। ठीक है, देखिए पूर्वी हिंदी में अर्धमागधी है। अव बोलियां कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये बघेली पे ध्यान दें, बाकी तो आप पूर्वी हिंदी की बात कर ही रहे हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ और नीचे छत्तीसगढ़ की तरफ का एरिया। पश्चिमी हिंदी में शोर सैनी जो भाषा है उससे ये उत्पत्ति हुई। खड़ी बोली है जो कि दिल्ली के आसपास बोली जाती है। ब्रिज भाषा जो कि ब्रिज मंडल जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, वहां पर बोली जाती है। बुंदेली, ये बुंदेलखंड के एरिया में बोली जाती है। कन्नौजी, ये कन्नौज के एरिया में बोली जाती है। और फिर बांगरू, ये भाषाएं पश्चिमी हिंदी की भाषा है। ठीक है, फिर राजस्थानी भाषा, ठीक है, राजस्थान में बोली जाने वाली, ये भी शोर सैनी से ही उत्पन्न हुई है। मारवाड़ी भाषा मारवाड़ के एरिया में, जयपुरी भाषा जयपुर के एरिया में, मेवाती भाषा मेवात के एरिया में, और मालवी भाषा, ठीक है, जो मालवा से लगता हुआ क्षेत्र है राजस्थान का, मालवा का क्षेत्र जो है। उसके बाद है बिहारी हिंदी, इसे मागधी से उत्पन्न हुई भाषा के रूप में जाना जाता है। जैसे भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये भाषा इसके अंदर आती है। और फिर आ गया पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में ये इसकी उत्पत्ति खस से हुई है। गढ़वाली, जो गढ़वाल है उत्तराखंड का, और कुमाऊं क्षेत्र है, वहां की भाषा इसके अंदर, बोलियां इसके अंदर आती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी अभी हमने पढ़ा था, बांगरू अभी हमने पढ़ा था, अवधी अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, और तेलुगु जो है हमने देखा है द्रविड़ भाषा की परिवार की भाषा है। तो डी विल बी द आंसर। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ हिंदी, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिंदी, सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो एक बार आप इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, मुझे लगता है तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार आए थे, इस बार भी आएंगे। ठीक है, आप इन चीज को देखें, शोर सैनी के अंदर कौन सी आती है, मागधी के अंदर कौन सी आती है, मगध के क्षेत्र की, पूर्वी हिंदी की तरफ कौन सी आती है। ठीक है, इन चीजों को रिवाइज करेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको फिर से देखने को श्योर मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसने कहा है कि हिंदी की विशिष्ट बोली है एक, हिंदी की एक बोली अभी हमने पढ़ी है ना, ब्रिज भाषा, उसको किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, वो किस रूप में ज्यादा पहचानी जाती है? पहली है राजभाषा। क्या ब्रिज भाषा राजभाषा है? ठीक है, उसके बाद है तकनीकी भाषा, टेक्निकल लैंग्वेज है।
टेक्निकल लैंग्वेज है कंप्यूटर की जैसे लैंग्वेज होती है, या राष्ट्रभाषा है, क्या ये नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद तीसरा, क्या ये काव्य भाषा है, जी हाँ, ये अपनी पोएट्री के लिए जानी जाती है। ब्रिज भाषा जो है, ये इसका सही आंसर हो गया, डी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। हिंदी भाषा को आप किस वर्ग में रखते हैं, वो राजभाषा है, या राष्ट्रभाषा है, या विभाषा है, सब लैंग्वेज है, या फिर तकनीकी टेक्निकल भाषा है। तो हिंदी जो भाषा है वो राष्ट्रभाषा तो नहीं है। ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है, नहीं, हिंदी को राष्ट्रभाषा का नहीं, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 343 में इसका मेंशन है कि हिंदी राजभाषा होगी, और भारत की दो ऑफिशियल लैंग्वेज का मेंशन मिलता है, ठीक है। एक हिंदी, ठीक है, और दूसरी, मतलब सरकारी कामकाज दो भाषाओं में किया जाएगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश, ठीक है। इनमें से कोई एक भाषा जरूर यूज होगी। साउथ में देखेंगे अपनी लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, दूसरा लैंग्वेज उसमें ऑर्डर में ये लिखी मिलती है, ठीक है। पहले 1965 तक अंग्रेजी को रखना था ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हिंदी को ऑल इंडिया में यूज करना था, लेकिन क्योंकि साउथ इंडिया के लोगों को हिंदी नहीं आती है, तो उनका एक इनसिक्योरिटी थी कि हिंदी न जानने की वजह से वो हर चीज़ों में पिछड़ जाएंगे, नौकरी वगैरह नहीं मिलेगी। तो आंदोलन हुए, तो फिर इनडेफिनेट टाइम के लिए बढ़ा दिया गया कि इनडेफिनेट टाइम के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, आगे कभी माहौल बनेगा तब देखेंगे, तब तक इसको बनाए रखिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए। हमारे संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज 8वीं अनुसूची के अंदर कुछ लैंग्वेजेस छाटी गई हैं। शुरुआत जब भारत आज़ाद हुआ तो ये 22 नहीं थी, ये टोटल 14 लैंग्वेजेस थी, जो 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल जो है उसके अंदर छाटी गई थी, ठीक है। तो इसमें कश्मीरी, सिंधी, इनके नाम एक बार 2-3 बार पढ़ोगे तो हिंदी यहाँ पर आपको दिख जाएगी, उर्दू भी मिल जाएगी। तो बंगाली, आसामी, मलयालम, मुख्य मुख्य भाषाएं ज़्यादातर कवर की गई हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा को संवैधानिक भाषाओं के जो 8th शेड्यूल है उसमें नहीं लिखा गया। तो ये कुछ भाषाएं हैं जो कि संवैधानिक भाषाओं के रूप में छाटी गई। क्वेश्चन पढ़ते हैं धीरे धीरे, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि की में लिखी जाती है, बताइए कौन सी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सिंधी भाषा, गुजराती भाषा, उड़िया भाषा, मराठी। अभी मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि कौन सी है, जिसमें ऐसे ग तक के अक्षर आते हैं, इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा भी इसी में लिखी जाती है, ठीक है, और इसके साथ संस्कृत भाषा भी इसी लिपि के अंदर लिखी जाती है। लिपि का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह, सिंबल, ठीक है, जो सिंबल किसी साउंड को दिखाए, ठीक है, वो सिंबल साउंड को दिखाएंगे और उन सिंबल्स को जोड़ के फिर वर्ड बनेंगे, जिनसे लैंग्वेज के वर्ड बन जाएंगे, ठीक है, सिंबल्स को कहते हैं। अब जैसे A to Z है, ये सिंबल अलग है, ये रोमन भाषा है, रोमन लिपि है, जिसके अंदर अंग्रेजी को लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। भारत की ज़्यादातर भाषाएं जो हैं आज के समय पर, उनका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी मानी जाती है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो यहाँ पर अब नागरी लिपि देवनागरी की लिपि के रूप में अब हम हिंदी को की जो लिपि है उसको देवनागरी लिपि का नाम दिया गया है। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, कौन सी भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। देखिए अपभ्रंश मतलब जिसका रूप बदला है, ठीक है, थोड़ी सी भ्रंश हो गई है। तो संस्कृत से डायरेक्ट कन्वर्ट में खड़ी बोली नहीं आएगी, खड़ी बोली तो अपभ्रंश से निकली है, ठीक है। तो ये तो कट गया। अभी हमने जब विकास पढ़ा था, पूरा विकास पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि सबसे पहले संस्कृत है, और संस्कृत के भी दो रूप देखे। पहले वैदिक काल का वैदिक संस्कृत, ठीक है, उससे वो चेंज होके फिर लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण महाभारत लिखे गए, ठीक है। और उस संस्कृत के बाद हमने देखा कि पाली भाषा आई थी। तो संस्कृत का अगर अपभ्रंश देखें तो ये होगा, ठीक है। अपभ्रंश की आगे जब कन्वर्जन हुआ तो ये बोली आई है, तो अपभ्रंश अगर संस्कृत का देखें तो वो पाली होगा। आगे बढ़ते हैं।
अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि और ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि इट इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट कहते हैं लिपि को, ठीक है। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है भारत की। सभी ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास इसी से हुआ है। खरोष्टी लिपि जो है ईरान से लगते बॉर्डर के आसपास डेवलप हुई थी। खरओष्टी गधे के होठों जैसे जो है इसके अक्षर होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं जैसे गधे के होठ होते हैं। तो वो ईरान अफगानिस्तान की तरफ जो है ये लिपि भारत में बाहर से आई थी, ठीक है, वहाँ यूज होती थी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो बहुत आसान हो गया। हिंदी भाषा गुरुमुखी में तो पंजाबी लिखी जाती है। कुछ चीज़ें साथ साथ और भी सीखे। गुरुमुखी लिपि जो पंजाबी भाषा है वो इसमें लिखी जाती है, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। देवनागरी में लिखी जाती है हिंदी, ठीक है। ब्राह्मी लिपि में दो भाषाएं लिखी जाती थी, एक पाली और एक प्राकृत, ठीक है। तो बाद में इसी लिपि से डेवलप होकर हमारी ये बनी है। सौराष्ट्री तो गुजरात की होगी ना, गुजरात की जो लिपि है वो सौराष्ट्री लिपि हो गई, गुजराती भाषा की। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? आज जो वर्तमान में जो हिंदी हम प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रचलित रूप यानी कि जो इन वोग रूप है उसका क्या नाम है, जो प्रचलित रूप है, ठीक है। अवधी, ब्रिजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। देखिए देवनागरी भाषा नहीं है, देवनागरी तो एक लिपि है, इस ऑप्शन को तो हम काट देंगे। उसके बाद देखिए अवधी, ब्रिजभाषा, ये वो भाषाएं हैं जो कि बोलियां हैं असल में ये, ठीक है। तो ये भी इनका रूप नहीं है। असल में जो आज के समय पे वर्तमान में जिसे हम हिंदी को हम बोलते हैं वो मानक हिंदी खड़ी बोली है। आपसे क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूँ कि खड़ी बोली का जो है आविष्कारक किसे माना जाता है, किसने खड़ी बोली में सबसे पहले कविताएं लिखना शुरू की, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान एक कवि थे जिनका नाम है अमीर खुसरो। माना जाता है कि अमीर खुसरो खड़ी बोली के पहले कवि हैं, उन्होंने खड़ी खड़ी बोली के जनक है, ठीक है। ये हमारी खड़ी बोली के बारे में बात होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? देखिए अगर हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण करें तो छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? देखिए यहाँ पर राजस्थानी हिंदी तो ये आएगी नहीं, क्योंकि इसमें तो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ठीक है, ये भाषाएं पढ़ी थी ना, मारवाड़ी, मेवाती, ठीक है, जयपुरी, ये भाषाएं पढ़ी थी। तो ये ऑप्शन कट रहा है ना, इसको तो काटेंगे। पहाड़ी में हमने पढ़ी थी गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊनी, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ, तो ये दो ऑप्शन कट गए। पश्चिमी हिंदी में हमने क्या पढ़ी है? ये राजस्थान की पढ़ी है, तो ये ऑप्शन भी कटेगा। राजस्थान पश्चिमी हिंदी, सॉरी, इसमें ब्रिज भाषा, राजस्थान की नहीं, इसमें ब्रिज भाषा ये भाषाएं पढ़ी है, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ। पूर्वी हिंदी में आएगा, क्योंकि अगर मागधी में इसको काउंट करेंगे तो मागधी में तो हमने देखा था कि बांग्ला, ओडिया और भोजपुरी और मैथिली ये थी मागधी में, ठीक है, बिहारी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में आएगा छत्तीसगढ़ी। हमारा ऑप्शन हो गया ए। आप सभी अपना ऑप्शन पुट कर दिया करें, फिर बाद में डिस्कशन में शामिल हो जाया करें, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं किस तरीके से वैदिक संस्कृत में जो है इसमें चार वेदों की रचना हुई है जो, तो ये वैदिक संस्कृत इसमें प्रयोग की गई। लौकिक संस्कृत जो उत्पन्न हुआ, उस लौकिक संस्कृत में हमने देखा रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे गए। तो ये संस्कृत दोनों डिफरेंट है। फिर है पाली। पाली भाषा लौकिक संस्कृत से विकृत होकर बनी और उसके बाद प्राकृत भाषा बनी। पाली में बौद्ध धर्म के साहित्य लिखे गए, प्राकृत में जैन धर्म के साहित्य लिखे गए, लेकिन इनमें जो लिपि यूज हो रही थी वो ब्राह्मी लिपि थी। तो भारत की प्राचीनतम लिपि हो गई। बाद में अपभ्रंश रूप में प्राकृत जो भाषा है वो बदल के अपभ्रंश भाषा में हुई और उसके कुछ और दूसरे पार्ट बने, जैसे शोरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री, ठीक है। शोरसैनी दिल्ली के आसपास का राजस्थान के एरिया में और मागधी जो है बिहार के एरिया में हो गई, ठीक है। इसको हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अभी तक हम 12 क्वेश्चन कर पाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की इनमें से कौन सी बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बघेली। आप आंसर बताइए, क्योंकि अब हम इसको डिस्कस करके गए थे, ठीक है।
तो मेरी तरफ से अगर आप आंसर पूछना चाहते हैं तो मेरा आंसर बघेली पे जाएगा। ठीक है, कन्नौजी, ब्रिजभाषा और बुंदेली, ये सारी की सारी पश्चिमी हिंदी में हमने पढ़ी थी। अभी मैं एक बार एक स्लाइड से आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आप इस क्लास को जो है कंटेंट क्लास की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कोई कई सारी, देखिए बघेली जो है मैंने आपको बताया कि इसमें पूर्वी हिंदी में ये बताया मैंने, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये वाला देखो। छत्तीसगढ़ी अभी पूछा था आपसे, बघेली भी है और अवधी है, ये वाली पूर्वी हिंदी में आती है। ठीक है, उसके बाद मागधी हिंदी शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा आंसर बघेली हो गया। कन्नौजी, ब्रिजभाषा, बुंदेली उसमें आ गई। भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, आपको आसान आसान है आप सबके लिए, सारे ऑप्शन काटिए। आपको पता है 343 में राजभाषा से संबंध में, हिंदी के संबंध में जानकारी मिलती है, और 343 क्या कहता है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ये पेपर में ये वाला क्वेश्चन बहुत आ जाता है। हिंदी जब पढ़ना शुरू करते हैं किसी ग्रामर की बुक में या वहां पर स्टार्टिंग के टॉपिक में ये चीजें मिलती हैं। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई, मैसूर। हालांकि चारों के चारों स्थान जो है ये साउथ इंडिया के अंदर ही है, और दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है बिल्कुल साउथ वाला जो है चेन्नई में। ठीक है, यहाँ पर है। आप सभी बच्चे जो हमारे यूट्यूब से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो ऐसे ही क्वालिटी क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आपको अगर ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें। ठीक है, बेल आइकन दबा दें ताकि उस आइकन से आपको नोटिफिकेशन क्लास का मिले और आपकी पढ़ाई में रेगुलरिटी हो, आपकी कोई क्लास हमारे यहाँ पे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर ले। पीडीएस एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आप हमारे साथ केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं अगर, ठीक है, या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की, तो पीआरटी का कंप्लीट कोर्स हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी का आप हमारे साथ जो जनरल पार्ट है, जिसके अंदर जनरल पार्ट है और पैडागोगी, वो वाला कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी पैडागोगी का ही अवेलेबल है, एक दो दिन में हम क्रिएट करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी का भी कोर्स। ठीक है, चलिए मतलब पैडागोगी के साथ जनरल कोर्स पार्ट को कंप्लीट करते हुए हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये आपने अभी देखा, हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो सही अनुक्रम देखें, पाली पहले आएगी, इन सभी में पाली पहले आएगी, तो ऑप्शन तो हमारा फिर प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन मिलता है? देखिए 343 तो हम अच्छे से समझ चुके हैं। 340 में तो हमने देख लिया कि हिंदी भाषा के बारे में, राज्य की ये भाषा है, ये बात मिलती है। 351 में क्या है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, यहाँ हिंदी के विकास के लिए निर्देश। यहाँ पर हिंदी के विकास के लिए निर्देश ही दिए गए हैं, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है? तो हमारी सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है तमिल। इनमें अगर कंपेयर करें तो ये बिल्कुल ओरिजिन हो गया, तो यहाँ पर तमिल सबसे प्राचीन भाषा भारत की बन जाएगी। ठीक है, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी, इनमें से कंपेयर कर रहे हैं। हिंदी तो बहुत बाद में डेवलप हुई है ना, इसलिए कंपैरिजन रहा भी नहीं। अगर वैदिक संस्कृत लिखते तो कुछ कंफ्यूजन बन सकता था हमारे माइंड में। जबकि हिंदी आधिकारिक भाषा है, अंग्रेजी को कब तक आधिकारिक उपयोग की अनुमति दी गई है? मैंने अभी इस पे डिस्कस किया था कि पहले हिंदी को ही राष्ट्रीय भाषा बनाने पे बात थी, लेकिन क्योंकि साउथ से जो लोग हैं उनको ये डर था कि हम हिंदी इतनी जल्दी नहीं सीख पाएंगे, तो सरकार की नौकरियां हैं, बाकी चीज़ों में हमें स्थान नहीं मिलेगा, तो इसलिए उनके द्वारा जब इस बारे में ऐतराज़ जताया गया तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया गया, राजकीय भाषा बनाया गया। और इसके साथ एक और भाषा को यूज किया गया, अंग्रेजी को। तो ये अभी तो अनिश्चित काल के लिए ये इसको बनाया गया है। पहले 1965 तक फिक्स किया गया था, लेकिन बाद में इसको फिर अनंत काल के लिए बढ़ा दिया गया कि जब माहौल ठीक होगा तब बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। अगर आपसे पूछे कि भारत की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, तो कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है भारत की। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय भाषा संविधान के अनुसार कोई भाषा नहीं है।
ठीक है, बल्कि आधिकारिक भाषा ऑफिशियल भाषा के रूप में हम किसको यूज करते हैं, हिंदी और अंग्रेजी को। ठीक है, भारत के संविधान के कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आर्टिकल 343 में कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, और इसके अलावा 343 में एक कहा गया है कि संसद कानून द्वारा अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए प्रावधान कर सकती है, और 14 स्टार्टिंग में ऐसी भाषाएं थी प्रारंभ में जिन्हें संविधान में जो है शेड्यूल 8वें शेड्यूल में 8 शेड्यूल अनुसूची में डाला गया था। ये प्रोटेक्टेड भाषा है, मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं भारत की। बाद में 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। ये सारी भाषाएं आप यहाँ देख सकते हैं। 14 भाषाएं कौन सी है जो कि जोड़ी गई थी, असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। बाद में कई संविधान संशोधन हुए, और उन संविधान संशोधन के द्वारा अब टोटल 22 अनुसूचित भाषाएं हमारे संविधान के अंदर मान्य है, और ये 8वीं अनुसूची में दी गई है। अब सिंधी भी हो गई है 21वें संशोधन से। फिर कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ये 71st अमेंडमेंट हुआ। देखिए ये 1967 में हुआ, ये 1992 में। फिर उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन जो है लैंग्वेजेस को 92nd अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में शामिल किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे आज के लास्ट यानी कि 20th क्वेश्चन में। 20th क्वेश्चन कहता है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पज से एक क्वेश्चन रखा इसमें कि भारत के संविधान का कौन सा हिस्सा जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। तो पार्ट नंबर दिस 17th जो पार्ट है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। ठीक है, तो हमारी क्लास यहाँ पर एंड हो रही है। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट में कैसे लगी क्लास वो भी बताएं। ठीक है, फीडबैक ज़रूर दें अपने। ठीक है, और आप जो है ऐसी क्लासेस और चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताएं। ठीक है, लाइव क्लास लेने की कोशिश करें, चैट बॉक्स जो है उसमें शामिल हो, जो भी फैक्ट आपको आता है वो पुट करें। इससे दूसरों को भी ये मोटिवेशन मिलेगा और वो भी आपके लिए हेल्प करेंगे। अच्छा सेशन बन जाएगा हमारा, रेगुलर क्लासेस आएगी। ठीक है, रेगुलर क्लासेस आएगी तो आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू रहेगी। जो भी बच्चे हमारी ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे कोर्स में जब ज्वाइन करेंगे तो NEW25 रखेंगे, अगर कोड भरेंगे तो आपको 2999 में ये कोर्स मिल जाएगा। अभी इसका प्राइस 3999 है, तो 2999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं तैयारी। रोज पढ़िए, रोज बढ़िए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। ठीक है, मेहनत कहीं नहीं जाएगी और मेहनती ही जीतेगा। IQ वाला नहीं जीतेगा, हवाबाजी वाला नहीं जीतेगा। एक दिन नहीं पढ़ोगे तो जिस दिन वो पढ़ा कोई और पढ़ा है वो जीतेगा। ठीक है, एक दिन नहीं पढ़ोगे, यहाँ पर डेली आओगे तो पता चल जाएगा बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। अपने आप को कंपेयर कीजिए, मोटिवेशन अपने आप बनेगा। दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में आपके आंसर नहीं आएंगे तो उस दिन आपको सिर दर्द होगा और आप पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, यही है माहौल बनाना। माहौल को अगर देखना है, यहाँ अगर देखिए ऑल इंडिया के बच्चे यहाँ पर मौजूद है। आप कहाँ स्टैंड करते हैं उस हिसाब से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। अभी टाइम कुछ नहीं बिगड़ा है, आपके लिए समय बचा हुआ है। अपना ध्यान रखिए, नई क्लास लेके आएंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।